for those compound of aldehyde and ketones which having अल्फा हाइड्रोजन। ये याद रखना कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। और अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा बेटा, अल्फा कार्बन जो होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन क्या डेफिनेशन होती है, हाइड्रोजन अटैच्ड विद sp3 hybridized carbon is called अल्फा हाइड्रोजन। मतलब एक जो अल्फा हाइड्रोजन होगा ना, वो होगा कि जो हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, पहली बात sp3 हाइब्रिडाइज, और उससे जो अटैच्ड हाइड्रोजन होगा वही अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। जैसे देख लीजिए CH3CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड के बाद वाला जो कार्बन होगा अल्फा, क्या ये देखो sp3 हाइब्रिडाइज वो होगा में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो, वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, बहुत सीधा है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये sp2 होगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, वो कार्बन आपका क्या होगा, sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। तो ये केवल सिंगल बॉन्ड है तो 100% ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है तो दिस इज अल्फा। ये आपका कैनिजारो रिएक्शन देगा। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही पूछा जाता है, which will gives the Cannizzaro and which will do not give the Cannizzaro, ये क्वेश्चन आता है। तो आपको कुछ नहीं, अब ऐसा वहां पे रिएक्शन कराने लगते हैं बहुत सारे स्टूडेंट, वहां आपको रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप चेक करो, अगर अल्फा कार्बन है तो दैट विल गिव द एल्डिहाइड कीटोन में अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। देखिए अब वही चीज है, मैं एक 4 ऑप्शन बनाता हूँ, आपको बताना है, क्वेश्चन बनाता हूँ ऑप्शन में, विच विल gives the एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन अभी हम कराएंगे, पहले मैं आपको इसका बेसिक क्लियर कर देता हूँ, कई बच्चों को प्रॉब्लम था सर ये नहीं समझ में आ रहा है एल्डोल कंडेंसेशन। तो आंसर दे ऑप्शन में दे देता हूँ, ए है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड CH3, बी है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है, CHO, सी ऑप्शन है CHO, और डी ऑप्शन है आपके पास, हाँ डी ऑप्शन जो मेरे पास है वो ये है CH3 थ्राइस CHO, ये मेरे पास है। तो बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, ABCD में से कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन चेक करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन कंडीशन क्या होती है, मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए। तो पहले हम डी लेते हैं, डी को चेक करते हैं। हमको दिख रहा है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये 3 बार CH3 का मतलब इस तरह से प्लॉट करना होता है, फिर CHO। अल्फा कार्बन तो ये हुआ, ठीक है अल्फा कार्बन, लेकिन कि क्या इस अल्फा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन है, नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन 0 है, इसका मतलब ये नहीं देगा। सी पे आते हैं बेटा, अब देखो हम सब जानते हैं बेंजीन रिंग ऐसे ही होती है, भले वो 0 ऐसा बना दिया जाए, तो ये तो पक्का नहीं देगा क्योंकि अल्फा कार्बन तो है और ये डबली बॉन्डेड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है, तो कोई भी दिक्कत वो देगा ही नहीं। फिर बी ऑप्शन पे आते हैं, बी ऑप्शन क्या कर रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CHO, ये देगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि अल्फा तो है, हाइड्रोजन भी है, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अल्फा कार्बन हो, अल्फा हाइड्रोजन और sp3 हाइब्रिडाइज हो, तब जाके एल्डोल कंडेंसेशन देगा। 3 कंडीशन ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये नहीं देगा एल्डोल कंडेंसेशन, यानी बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। ए ऑप्शन बचता है, देख लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3, अल्फा ए मतलब इसके बगल वाला अल्फा, अल्फा ये भी हो गया, अल्फा ये भी होगा, कोई एक अल्फा की जरूरत है। इसके पास देखिए अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, और ये sp3 हाइब्रिडाइज भी है, तो तीनों चीजें फुलफिल हो रही हैं, तो दैट विल गिव द एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि एल्डोल कंडेंसेशन कौन से लोग देते हैं।
अब अपने को समझ में ना है कि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन? कंडेंसेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन अलोंग विद रिमूवल। ये होता है कंडेंसेशन का मतलब। क्या होता है? रिमूवल, एडिशन हो, उसके साथ साथ क्या हो, चीजों का निकलना हो, ये होता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में देखो नाम तो लिया जाता है एल्डोल का, तो हम इसी को समझते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हम एक जो रीजेंट यूज करते हैं वो होता है अपने पास NaOH एक्वस कर दो, या KOH एक्वस कर दो, या CaOH का होल ट्वाइस एक्वस कर दो, मतलब ऐसे रीजेंट, या BaOH का होल ट्वाइस एक्वस कर दो। ये रीजेंट हम इसके लेते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर, ठीक है, जब हम एल्डोल कंडेंसेशन कराते हैं, ठीक है। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ रही हो। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है देख लीजिए, CH3 है अपने पास, CH2 है, ठीक है। ये CH3 है मेरे पास, CHO है, इस पे हम एक्वस CH3 CHO है, ठीक है। CH3 CHO है, एक्वस NaOH पास कर रहे हैं। होपफुली आपको मेरी बात सुनाई दे रही होगी सबको, ठीक है। CH3 CHO एक्वस NaOH जब पास करते हैं तो ये क्या प्रोडक्ट बनाता है? तो सबसे पहले कंडेंसेशन में अपने आप को ही 2 बार ये कर लेता है। देखो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, अल्फा कार्बन भी है, और sp3 कार्बन है, sp3 कार्बन है, ठीक है। तीनों चीजें फुलफिल हो रही हैं। तो ये क्या करता है, ये इस तरह से प्रोडक्ट बनाएगा, CH3 CHOH CH2 CHO, इसे बोलते हैं एल्डोल। अब मैं इसे समझाऊंगा कैसे बना, ठीक है। अभी ये एक स्टेप में नहीं होगा, मल्टीपल स्टेप्स लगेंगे। इसको देखो कैसे हुआ है। आप क्या करना, इसको 2 बार लिखना है। एक बार ऐसे सीधा सीधा ऐसे लिख दो, CH3 CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसे कर दो प्लस, ठीक है। अब क्या करो, फिर इसको ऐसे लिखो जैसे आपने लिखा है, ऐसे लिखो CH3, ठीक है। यहाँ पे H कर दो, इसको CH2, अल्फा वाले कार्बन को, जो अल्फा वाला कार्बन उसको इसी के सामने रखना, ठीक है। बीटा वाला कार्बन इसके नीचे कर देना, फिर इसके बाद बेटा CHO लगा दो, ठीक है। अब इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है उठा के इस ऑक्सीजन को दे दो, और इस कार्बन को इस कार्बन के साथ जोड़ दो। हो गया प्रोडक्ट, देख लो बेटा। जैसे देखोगे जोड़ोगे तो क्या आएगा, CH3 आएगा, CH आ गया, ठीक है, OH हो गया, ठीक है। उसके बाद CH2 हो गया, फिर CHO हो गया। क्लियर है? ये बन के तैयार हो गया। इसको बोलते हैं बेटा एल्डोल। क्या बोलते हैं? एल्डोल। काफी इंपॉर्टेंट है। अब आगे यहाँ तक आपको समझ में कि नहीं? क्या करना है, इसी चीज को दोबारा ले लेना है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे पास जो प्रोडक्ट आया CH3 CH OH आया, CH2 आया, CHO, इसके बाद अगर उसने इसको हीट कर दिया है और यहाँ पे पूछा जाता है ये कौन सी रिएक्शन होती है, तो बता देना इवन सीबी एलिमिनेशन होती है। तो अब देखो अल्फा ये हुआ, बीटा ये हुआ, इसे बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। जो एल्डोल है उसे क्या बोलते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी, ठीक है, एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो ये इसे एल्डोल बोलते हैं। ये एल्डोल है। जैसे इसे गर्म करोगे बीटा से OH लेगा और अल्फा से हाइड्रोजन को ले लेगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा से हाइड्रोजन को ले लिया, बीटा से OH, तो क्या रिम्बल हो गया? रिम्बल ऑफ H2O। और क्या बन जाएगा बेटा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये बन गया अपने पास, ठीक है। अपने पास ये बन गया। इस ये प्रोडक्ट बन गया, तो अल्फा और बीटा, तो क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, यानी डबल ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ठीक है, बन के तैयार हो गया। ये अपने पास प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इस पे बहुत सारी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप जाइएगा, आज आप YouTube पर भी देखिएगा, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा। आप अपने NCERT से क्वेश्चन भी देखिएगा, वहां से भी जाके बहुत सारे क्वेश्चन आप इस पे कर सकते हो। एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो आप इनको करते रहो वन बाय वन, और आपको सारा चीजें मिलते रहेगा, ठीक है। अल्फा बीटा, ये रहा मेरे पास एल्डोल कंडेंसेशन। आज आप लोग एल्डोल तैयार करिए, ठीक है। कल मैं कैनिजारो कराऊंगा, एक दिन में एक ही कराऊंगा। आज एल्डोल का इतना पोर्शन कराया, आप इतना एल्डोल कराओ। कल हम करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन,
एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हम कल करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसको हम कल करेंगे, आज नहीं, और कल हम कैनिजारो भी करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके करोगे सारा याद हो जाएगा एक बार में ज्यादा, क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ। कई बच्चे अब क्रॉस एल्डोल लिख दिया हूँ, अब मेरे सहारे मत बैठना, कई बच्चे इसको कर लेना क्रॉस एल्डोल क्या है, ठीक है। और सब लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दो बेटा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 100% अटेंडेंस आनी चाहिए इस क्लास में। और जबकि इस क्लास में देख रहा हूँ अटेंडेंस कम है, इस समय केवल और केवल 22 स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे हैं। मैं इनके घर पे कॉल करता हूँ अभी, और मैं पूछूंगा अभी कौन क्या कर रहा है, ओके। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, सॉलिड स्टेट। ये अपने पास चैप्टर है, ये हटा दिया गया था बोर्ड से बेटा, फिर से इसको जब बाइफर्गेशन हुआ, सीबीएसई ने किया, तो इसको इस चैप्टर को उठा के इसमें डाल दिया। तो सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस करते हैं। नाम से लग रहा है, सबको पता है कि सॉलिड होता क्या है। द सब्सटेंस विच हैविंग रिजिड, ठीक है, विच हैविंग रिजिड स्ट्रक्चर। या आप ये बोल सकते हो रिजिड मॉलिक्यूल, रिजिड सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। दूसरी चीज है हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब सॉलिड के बारे में ये तो नहीं पढ़ाऊंगा, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, ठीक है। वेरी लेस इंटरन्यूक्लियर, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी बोल सकते हो। सॉलिड में बहुत कम डिस्टेंस होता है। वेरी लो काइनेटिक एनर्जी, वेरी हाई डेंसिटी, वेरी लो फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी इनकी बहुत कम होती है। विस्कोसिटी भी इनकी बहुत ज्यादा होती है, विस्कोसिटी। तो ये सारी चीजें इनके अंदर हैं, ठीक है। तो हम लोग अब जो डिस्कस करने वाले हैं, देखो बेटा आगे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सॉलिड, जैसे कहा जाता है ना कि हर एक चमकने वाली चीज हीरा नहीं हो सकती, उसी तरह से हर सॉलिड दिखने वाला चीज सॉलिड नहीं हो सकता है। इसलिए सॉलिड दो फॉर्म में डिवाइड किया गया है। एक है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा बेटा एमॉर्फस सॉलिड। इनके बीच में क्या है, इनके बारे में हम इनके डिफरेंस से समझेंगे कि इनका डिफरेंस क्या बताता है। इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको समझिएगा। इनके डिफरेंस को लेके ही हम समझेंगे कि दोनों में क्या चीजें हैं। देखो बेटा, जो एमॉर्फस सॉलिड होता है, इट इज नॉट अ प्योर सॉलिड, ये ध्यान रखना। ये प्योर सॉलिड है ही नहीं। और ये जो है आपका प्योर सॉलिड है, ये ध्यान रखना। ये प्योर सॉलिड है और ये प्योर सॉलिड नहीं है। ये क्या होता है बेटा, तब प्योर नहीं है तो क्या है, प्योर नहीं है तो क्या, दैट इज, इट इज स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड, ठीक है। स्यूडो मतलब होता है बेटा झूठा, बनावटी, दिखावटी, ठीक है। ये झूठा सॉलिड है। जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया, जो काफी टफ होते हैं प्लास्टिक वगैरह, वह मॉर्फोस सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब धीरे धीरे डिटेल। तो हम इनके डिफरेंस को देखते हुए आगे चलते हैं। तो पहला डिफरेंस है बेटा, ये अपने पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये है मेरे पास है एमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। एस और सी एस, वन बाय वन डिफरेंस को हम डिटेल डिस्कस करेंगे। और आप इसके बारे में अगर आपको पढ़ाई करना है तो क्लास 11th में, क्लास 11th का GRB जो है बुक, उसके अंदर सॉलिड स्टेट है, वहां से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हो बढ़िया से, ठीक है। वहां से भी आप इसको फॉलो करो। वहीं पर आपको मैं कुछ जितने भी क्वेश्चन आपसे कराऊंगा, जितने भी आपको क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क दूंगा, वो सारे यहीं से होंगे, क्लास 11th के GRB से, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट आप वहां से करिएगा। लेकिन समझिए यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत पेचीदा चैप्टर है, आप सब लोग जानते हो सॉलिड मतलब 3D, 3D को समझना अपने आप में ही बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसलिए बेटा बिना घबराए इस चीज को हम लोग समझते हैं। और मैं जितना बता रहा हूँ उससे ज्यादा चीजों को समझना भी मत, ठीक है। बहुत ज्यादा इसमें रिसर्च करने पर आपको 3D व्यू पूरा आएगा। और 3D व्यू, अब देखो बेटा, इस चीज को अगर क्लास में होता तो मतलब आपको 3D पूरा दिखाता है। यहाँ पे मैं जितना दिखा रहा हूँ, जितना समझा पा रहा हूँ, आप उसी को, पूरी कोशिश है कि बहुत बढ़िया से इसको आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फोस सॉलिड, सबसे बड़ी बात है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, they have a regular and definite geometry,
they have a regular and डेफिनेट ज्योमेट्री। इन लोगों की रेगुलर और डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, मतलब जो शेप होगा वो पूरी तरह से रेगुलर होगा। और जबकि इसमें क्या होता है बेटा, दे डू नॉट हैव एनी रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, जबकि इसमें रेगुलर अरेंजमेंट होता है एटम का। दूसरा पॉइंट देखिए बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड चेंज एब्रप्टली इनटू लिक्विड। जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा, उनका मतलब मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है। और जैसे उस मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचेंगे, हम उसको गर्म कर करके क्रिस्टलाइन सॉलिड को उसको मेल्ट कर मेल्टिंग पॉइंट पे जैसे पहुंचेंगे, टेम्परेचर उसका मेल्टिंग पॉइंट पहुंचेगा, वो तुरंत तुरंत क्या हो जाएगा, अपने मेल्टिंग पॉइंट पहुंचते तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड चेंज एब्रप्टली इनटू लिक्विड, एंड चेंज abruptly into, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है बेटा एमोर्फस के बारे में, सीधा सीधा आपको दिख रहा है। तो जो एमोर्फस मतलब दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड डू नॉट चेंज एब्रप्टली इनटू लिक्विड। ठीक है, ये बहुत फास्ट से लिक्विड में चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दो डिफरेंस हो गया। आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है जी, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रोपिक। इसके बारे में आपको थोड़ा लेट बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे समझिए, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन, थर्ड डिफरेंस है एनिसोट्रोपिक। एनिसोट्रोपिक, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है बेटा वो एनिसोट्रोपिक है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक। एमॉर्फस सॉलिड आर आइसोट्रोपिक। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है एनिसोट्रोपिक है, और जबकि एमॉर्फस सॉलिड क्या है, आइसोट्रोपिक। अब एनिसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक आपके दिमाग में आ रहा है क्या होता है। जैसे मैं डिफरेंस फिनिश करता हूँ बेटा, इन दोनों को मैं क्वेश्चन के टर्म में डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिए जब तक, क्योंकि इनके बारे में कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जिनको बताना बहुत जरूरी है, और इनको इसलिए मैं इनको डिटेल समझाऊंगा। बस आप एक डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे लिख लीजिए, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी बनता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पे डिटेल जानकारी दूंगा, अभी थोड़ा सा वेट करिए बस। ये बेटा दे दे कंसीडर्ड, अभी मैंने आपको बताया, दे कंसीडर्ड एज ट्रू सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड की तरह कंसीडर किए जाते हैं, जबकि ये लोग जो होते हैं दे कंसीडर्ड एज स्यूडो सॉलिड। दे कंसीडर्ड एज स्यूडो सॉलिड। हाँ बेटा, ये स्यूडो सॉलिड होते हैं, इनके बारे में आपको और बताऊंगा। और सुपर कोल्ड लिक्विड, इनको इतना कूल्ड किया जाता है
कि ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, एक सॉलिड की तरह दिखे जाते हैं, इसलिए नहीं बोला जाता है सुपर कोल्ड लिक्विड। पांचवा डिफरेंस जो है वो देखिए आप लोग, फिफ्थ डिफरेंस क्या है बेटा, देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड आर रिजिड एंड देयर शेप इज नॉट डिस्टॉर्टेड बाय माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्सेस। यानी बेटा ऐसे लिख लो, इट इज रिजिड, ठीक है, इट इज रिजिड एंड देयर शेप, ठीक है, एंड देयर शेप is not distorted by mild, ठीक है, mild distorting force, mild applied force या mild distorting लगा दो। मतलब ये इतने रिजिड, इतने कठोर होते हैं बेटा कि थोड़े बहुत फोर्स अगर मैं उसके ऊपर अप्लाई करूं तो वो डिस्टॉर्टेड नहीं होते, यानी ब्रेक नहीं हो पाते, ठीक है, ये इतने टफ होते हैं। जबकि इसके अंदर क्या है, ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि एमॉर्फस सॉलिड जो होता है ना वो बेटा रिजिड तो होता नहीं है, इसलिए अगर हम उस पे थोड़ा बहुत फोर्स लगाएंगे यानी उसको कंप्रेस भी करेंगे तो वो बेंट हो जाएगा बेटा, ठीक है। तो दे डू नॉट हैव, ऐसे लिख देता हूँ, दे डू नॉट हैव, ठीक है, वेरी रिजिड, hence they can be bent or distorted, ठीक है, distorted by applying force, ठीक है, अप्लाइंग फोर्स करने पे फोर्स, हाँ, बाय अप्लाइंग फोर्स। तो और ठीक है, तो क्लियर है क्रिस्टलाइन। और एक दो चीजें और, जैसे 3 नंबर में आया तो आपको 6 पॉइंट लिखना है, ठीक है, क्रिस्टलाइन, ठीक है बेटा, क्रिस्टल्स आर, ठीक है, बाउंड बाई, अब मैं ये बताऊंगा आपको कैसे क्या होता है, बाउंड बाई प्लेन फेसेस, मतलब इनके क्रिस्टल्स जो होते हैं, जो मतलब जैसे मान लो एक क्रिस्टल बन रहा है, ये क्रिस्टल है इस तरह से, देखो अभी मैं इसके बारे में डिटेल बताऊं। एक्चुअली क्या है कि ये जो चीजें आपको डिफरेंस बताया जा रहा है, पूरे चैप्टर का एनालिसिस करके डिफरेंस आ रहा है आपके पास, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ा उसके बाद तब जो समझा वो डिफरेंस है। इसलिए पूरे चैप्टर के एनालिसिस करने के बाद, पूरा चैप्टर स्टडी करने के बाद ये डिफरेंसेस जो लिखे जा रहे हैं यहाँ पे तब वो समझ में आते हैं। अब ये बाउंडेड होते हैं, मतलब इनका शेप फिक्स है। अब ये बाउंड, इनके एटम देखो अभी इधर नहीं जाए, जैसे मान लिया अगर ये डिस्टेंस है तो ये और ये एटम भी ए ही डिस्टेंस पे होगा, ये और ये, तो ये है बाउंडेड का मतलब है, और ये प्लेन पे मतलब है। ऐसा नहीं कि ए वाला अलग है और बी वाला क्या डिस्टेंस अलग है, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ठीक है बेटा। तो आ गया यहाँ पे, अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है, ठीक है, ये अपने पास है टू फेसेस ए, ओके, एंगल बिटवीन एंड टू फेसेस कॉल्ड। अब देखो चलो इसके बारे में डिटेल भी बताऊंगा, आगे देखते हैं। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स इज amorphous solid do not have well defined shape, well defined प्लेन। एमॉर्फस सॉलिड का कोई वेल डिफाइंड प्लेन्स नहीं होता, जैसे प्लास्टिक वगैरह, इनका कोई वेल डिफाइंड प्लेन नहीं है, ठीक है। तो अपने पास इनके डिफरेंस आ गया बेटा कि किस में किस तरह से डिफरेंसेस होते हैं, और ये मोर देन सफिशिएंट है। और चलो मैं एक दो पॉइंट और भी बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हम अगर 7th पॉइंट की बात करें, ठीक है, 7th पॉइंट क्या है, दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज, दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज, मतलब अगर हम क्लीन क्लीवेज की बात करें, मतलब इनको अगर कट करें तो बहुत स्मूथ और
बहुत अच्छे से कट जाते हैं, ठीक है। तो आगे इनमें क्या है, एमॉर्फस सॉलिड में दे अंडरगो रफ और इररेगुलर कट, यानी ये आसानी से स्मूथ कटिंग नहीं होती इनकी, रफ एंड इररेगुलर कट, स्मूथ कटिंग नहीं होती इनके बारे में। और नेक्स्ट है 8वां पॉइंट है, मान लीजिए 4 नंबर में आ गया, तो अब इससे ज्यादा नंबर में आएगा भी नहीं, हार्डली ये 2 नंबर से ज्यादा आता नहीं है, तो आप 8 पॉइंट लिख दिया हूँ, जो आपको आसान लग जाए पॉइंट उनमें से 4 आप रख देना, ठीक है। और वैसे मेरे हिसाब से सारे पॉइंट आसान है। अब जैसे जैसे आप पढ़ोगे ये सारे पॉइंट क्लियर होते चले जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पूरे चैप्टर की समरी इसके अंदर है, इसलिए आपको ध्यान रखिए। दे हैव डेफिनिट latent heat of fusion, they have definite latent heat of fusion। अब इसमें सीधा सीधा दिख रहा होगा कि इन लोगों का डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता, तो दे डू नॉट हैव डेफिनेट latent heat of fusion, इन लोगों का डेफिनेट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। ये आता है कि अब हम एमॉर्फस सॉलिड हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ाने को है, ये मैं आपको बता देता हूँ, केवल ये डिफरेंस एमॉर्फस सॉलिड के लिए आता है, आपको ये डिफरेंस रटना है। सारा का सारा डेटा अपने लोगों को क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है, तो जो चीजें जानकारी दे रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से समझिए। सारा क्या पढ़ना है अपने को, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड अपने सिलेबस में नहीं है, केवल एमॉर्फस सॉलिड का ये डिफरेंस ही अपने सिलेबस में है, जिसको मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये चैप्टर काफी बड़ा भी था, लेकिन सीबीएसई ने इसमें बहुत सारे पोर्शन क्या किए, कट कर दिए, बहुत सारे टॉपिक्स निकाल दिए, ठीक है, और बहुत सारे टॉपिक को छोटा कर दिया, शॉर्ट कर दिया। इसकी वजह से ये चैप्टर थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। और ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। आज और कल के लेक्चर में क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज और कल का, इसलिए क्योंकि इसमें हम सारा बेसिक डिस्कस करेंगे, इसलिए उन सारे बेसिक को क्लियर करना बहुत आसान है। और थियरी पोर्शन अपने पास है, आज के लेक्चर में हम थियरी करते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा थियरी कवर कर सकते कर लेते हैं। कल के लेक्चर से आपको थोड़ा बहुत फिजिकल के टर्म्स, फिजिकल की चीजें आपको इसके अंदर इंट्रोड्यूस होने लगेंगी, ठीक है। न्यूमेरिकल पोर्शन के क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है बेटा। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ना बेटा, इनको डिटेल में समझेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं बेटा वो 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला होता है आयोनिक, ठीक है, आयनिक सॉलिड, ठीक है। दूसरा बेटा कोवैलेंट सॉलिड, या इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। जो तीसरा होता है अपने पास वो है बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड, और जो लास्ट है वो अपने पास होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड कई टाइप के होते हैं, अभी मैं लिखूंगा अभी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया मॉलिक्यूलर सॉलिड। लास्ट है मेटालिक सॉलिड, जो लास्ट होता है मेटालिक सॉलिड। और एक बड़ी अच्छी बात आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझिए, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो कई टाइप का होता है। मैं इनके बारे में डिटेल जानकारी आपको देता हूँ। पहले आप ये रखिए दिमाग में कि कितने आसानी से चीजें आप रिमाइंड कर सकते हो, बहुत आसान है और कोई चीजें टफ नहीं है बिल्कुल। आप इसलिए इनके बारे में ज्यादा हेडेक लेने की आपको जरूरत नहीं कि सर इतने सारे पॉइंट्स हैं क्या होगा, तो मैं इसलिए सारे पॉइंट्स को सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड है वो पहला होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एमएस बोलता हूँ इसको, मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। दूसरा बेटा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। तीसरा बेटा अपने पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये 3 ही टाइप का है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 ही टाइप का, चौथे टाइप की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, जब नहीं है तो उसको क्या डिस्कस करना, ठीक है।
3 टाइप के मेन है, तो इन सब के बारे में अपने को डिटेल 1 बाय 1 क्या करना है, पढ़ना है। तो देखो इनके बारे में क्या करते हैं, चारों के बारे में डिफरेंस पूछा जाता है। इनके बारे में क्या होता है, थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा इनके बारे में, लेकिन मेनली क्या होता है कि इनके बारे में क्या पूछता है, वो डिफरेंस पूछता है कि डिफरेंस डिस्कस करो इनके बारे में। तो वो मैं डिफरेंस आपके सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी 1 बाय 1 मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। तो अब जैसे मान लिया वो आयनिक सॉलिड आपसे पूछा, तो आयनिक सॉलिड में जितने डिफरेंस में जितने पॉइंट हैं सारा लिख देना, वो पूरी कंप्लीट हो गई आपकी आयनिक सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड पूछा, तो जितने पॉइंट्स हैं उन सारे पे लिख देना। अब आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक अभी नहीं डिस्कस किया हूँ, वेट करिएगा, मैं करूंगा, मैं भूला नहीं हूँ, ठीक है, मैं उसको करूंगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सर आपने डिफरेंस बता दिया आप उसको नहीं बता रहे, वेट करिए, कुछ देर तो वेट करना पड़ेगा आपको, फिर मैं बताऊंगा। आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड और मेटालिक सॉलिड, ये अपने पास है। इनको हम 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं इनके डिफरेंस को। डिफरेंस में, डिफरेंस का फायदा ये होता है कि सारी चीजें एक ना एक टर्म में आसानी से समझ में आ जाती हैं और बहुत आसान होता है उस चीजों को समझ पाना, ठीक है। इसलिए डिफरेंस सबसे अच्छी चीज है। तो पहला है बेटा, जो डिफरेंस हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखो टाइप्स ऑफ सॉलिड कैरेक्टर्स, टाइप्स ऑफ सॉलिड कैरेक्टर्स, ठीक है। ये है हमारे पास, पहला है जो